मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल फोल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 10th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एक बार चैप्टर के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट स्टोरी महान वैज्ञानिक रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है। उन्हें बचपन से ही तितलियां, फॉसिल्स, रॉक्स और सिक्के इकट्ठा करने की हैबिट थी। उन्होंने बटरफ्लाइज की लाइफ पर वैज्ञानिक रिसर्च यानी साइंटिफिक रिसर्च शुरू की। उनकी क्यूरियोसिटी, लगातार आगे बढ़ने और जीतने की इच्छा ने उन्हें सफल बनाया। आइए एक बार चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर है रिचर्ड एच एब्राइट। वह एक टैलेंटेड साइंटिस्ट है। वह सेल्स के ऊपर वर्क करने और डीएनए की रीडिंग के लिए जाने जाते हैं। हमारी अगली कैरेक्टर है रिचर्ड की माँ। वह एक एनकरेज करने वाली माँ है जिन्होंने हर तरह से रिचर्ड का सपोर्ट किया। अगले कैरेक्टर है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कट। वह मेन साइंटिस्ट है। उन्होंने अपनी रिसर्च मोनार्क बटरफ्लाइज पर की। उन्होंने रिचर्ड को उनके प्रोजेक्ट्स के लिए गाइड किया। अगले कैरेक्टर का नाम है रिचर्ड ए वायर। वह रिचर्ड के सोशल स्टडीज के टीचर हैं। उन्होंने रिचर्ड को एक अच्छा डिबेटर यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर बहस करने वाला यानी कि आर्ग्यूमेंट या डिबेट करने वाला और पब्लिक स्पीकर यानी कि पब्लिक के सामने खुलकर अपनी बात को कहने वाला पर्सन बनने में हेल्प की। और हमारे लास्ट कैरेक्टर है जेम्स आर वॉन। वह रिचर्ड के एक साथी यानी कंपेनियन और विद्वान यानी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्कॉलर हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट पर रिचर्ड के साथ काम किया था। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एब्राइट बायोकेमिस्ट्री और परमाणु जीव विज्ञान यानी मोलेक्युलर बायोलॉजी के लिए सर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। ये बटरफ्लाइज की दुनिया का ही आकर्षण यानी अट्रैक्शन था जिसने उसके लिए साइंस के दरवाजे खोले। बटरफ्लाइज के लिए अट्रैक्शन की वजह से ही आगे चलकर वह साइंस की दुनिया में इतने फेमस हुए। 22 इयर्स की एज में एक लड़के ने जिसका नाम रिचर्ड एब्राइट था अपने कोशिका यानी सेल्स के काम करने की थियरी के साथ साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। उसने असल में साइंस की एक थियरी पर काम किया था। उस थियरी का टॉपिक था सेल्स कैसे काम करते हैं यानी हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड एच एब्राइट और उसके एक कॉलेज के फ्रेंड ने इस थियरी का एक्सप्लेनेशन एक वैज्ञानिक पत्रिका यानी साइंटिफिक जर्नल के अंदर एक आर्टिकल में किया। उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ऐसा पहली बार हुआ था कि इस इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश किया था। गेम्स में यह एक लीग बनाने और 15 इयर्स की एज में पहली बार बल्ला पकड़ते हुए क्रिकेट में एक रन बनाने जैसा था। रिचर्ड एब्राइट के लिए साइंस और अदर फील्ड्स में अचीवमेंट्स की लंबी चेन में यह एक नया अचीवमेंट था और ये सब तितलियों के साथ शुरू हुआ यानी कि उसने कई सारे फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए थे और उन्हीं अचीवमेंट्स में से उसके लिए यह एक बिल्कुल नया अचीवमेंट था यानी कि साइंस के इस फील्ड में उन्होंने इससे पहले कोई उपलब्धि या कोई प्राइज प्राप्त नहीं किया था। एब्राइट रेडिंग जो कि एक जगह का नाम है, वहां पर पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में एक इकलौते बच्चे के रूप में बड़ा हुआ यानी कि उस जगह पर वह अकेला था। उसके साथ ना तो कोई खेलने वाला था और ना ही उसके साथ कोई दूसरी एक्टिविटी करने वाला या उसकी उम्र का कोई और बच्चा था। एब्राइट ने अपने बारे में बताया, वहां मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ खेल नहीं सकता था, लेकिन एक काम जरूर था जो मैं वहां कर सकता था और वह काम था चीजों को इकट्ठा करना। इसलिए उसने यही काम किया और हमेशा के लिए किया। उसने चीजों को इकट्ठा करने की शुरुआत किंडरगार्टन से की। उसने दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जो उसकी एक्टिविटी का एक पार्ट था। उसने चट्टाने यानी रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी इकट्ठे किए। वह एक एस्ट्रोनॉमर भी बना जो कई बार रात को तारों को देखता रहता था। एस्ट्रोनॉमर वह होता है जो आकाश में सितारों और ग्रहों की स्टडी करता है। शुरू से ही उसके अंदर एक तेज दिमाग के साथ साथ सभी चीजों को लेकर एक्साइटमेंट भी रहती थी। उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई करने के इंटरेस्ट को और ज्यादा एनकरेज किया। वह उसको अपने साथ सभी जगह घूमने के लिए ले जाती थी। उसके लिए टेलीस्कोप खरीदे, माइक्रोस्कोप खरीदे, कैमरे खरीदे और भी कई सारे ढेरों सामान
और दूसरे यंत्र यानी इक्विपमेंट्स खरीदे और उसकी कई सारे दूसरे अलग अलग तरीकों से मदद की। एब्राइट की मॉम ने उसके बारे में कहा, उसके स्कूल शुरू करने तक मैं ही उसकी अकेली साथी यानी फ्रेंड थी। उसके बाद मैं उसके लिए कुछ दोस्त घर लाती थी ताकि वह दूसरे लोगों में आसानी से घुल मिल सके, लेकिन रात को केवल हम दोनों ही एक साथ मिलकर काम करते थे। जब वह 3rd क्लास में था, उस समय उसके पिता की डेथ होने के बाद रिची ही मेरे लिए सब कुछ था। रिचर्ड एब्राइट की माँ उसको रिची कहकर बुलाती थी। वह और उसका बेटा लगभग हर शाम एक साथ डाइनिंग रूम के टेबल पर गुजारते थे। उसकी माँ ने कहा, अगर रिची के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए कोई काम ढूंढ लेती थी। काम से मेरा मतलब शारीरिक काम यानी फिजिकल वर्क नहीं है, बल्कि चीजों को सीखने का काम। उसकी माँ को ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि रिची चीजों को सीखने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वह हर चीज को सीखना चाहता था और वह बहुत अच्छी तरह से सीखता भी था। वह स्कूल में हमेशा टॉप रहा। अपने बाकी के डेली रूटीन के वर्क को करने में वह किसी दूसरे बच्चे की तरह ही था। 8th क्लास में होने तक एब्राइट 25 अलग अलग तरह की प्रजातियों यानी स्पीशीज की तितलियां इकट्ठी कर चुका था। तितली की यह सभी प्रजातियां उसको उसके शहर के आसपास मिली थी। उसने कहा, शायद बचपन में ही मेरे तितलियां इकट्ठी करने की हॉबी का अंत हो गया होता, लेकिन तभी मेरी मॉम ने मुझे बच्चों की एक किताब दिलाई जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ अ मोनार्क एक्स। उस किताब ने मेरे लिए साइंस की एक नई दुनिया खोल दी। उस बुक में ये बताया गया था कि बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती हैं, यानी वह कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। बुक के एंड में इसे पढ़ने वाले लोगों को तितलियों के माइग्रेशन की स्टडी करने के लिए इनवाइट किया गया था। रिचर्ड एब्राइट को टोरंटो, कनाडा की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कट द्वारा रिसर्च के लिए टैग चिपकाने के लिए कहा गया था और उनके कहने पर जल्दी ही रिचर्ड एब्राइट ने हल्की गोंद के साथ मोनार्क तितली के पंखों पर टैग चिपकाने शुरू कर दिए। जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती तो उसे वह तितली डॉक्टर अर्कट के पास पहुंचाने के लिए कहा जाता। रेडिंग, जो कि एक जगह का नाम है, उसके आसपास तितली पकड़ने का सीजन विंटर्स के एंड में 6 वीक्स तक चलता है। यदि आप उनको एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था बटरफ्लाइज के एक ग्रुप को पैदा करना। वह एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ता, उसके अंडे प्राप्त करता और उनको बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल की हेल्प से डेवलप करता। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपर और फिर प्यूपर से बटरफ्लाई। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग लगाता और उन्हें जाने देता। कुछ सालों तक वह तितलियों को डेवलप करने का काम अपने बेसमेंट में ही करता रहा। आगे अपनी कहानी बताते हुए एब्राइट कहता है, आखिर में मेरा इंटरेस्ट तितलियों को टैग लगाने में खत्म होना शुरू हो गया। ये काम बहुत ही ज्यादा उबाऊ होता है और इस काम में ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता। सारे समय मैंने ये काम किया। एब्राइट हंसा और हंसते हुए बोला, केवल 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाया था दोबारा पकड़ी गई, और वो भी जहां मैं रह रहा था वहां से 75 माइल्स दूर नहीं थी। फिर 7th स्टैंडर्ड में उसे ये जानने का मौका मिला कि रियल साइंस क्या होती है, और यह उसे तब मालूम पड़ा जब वह काउंटी विज्ञान मेले यानी काउंटी साइंस फेयर में गया और हार गया। वहां बैठना और कुछ भी न जीतना उसके लिए बड़ा उदासी भरा था, जबकि हर कोई वहां कुछ न कुछ जीता। उसने मेले में फ्रॉग के टिश्यू की स्लाइड शो की थी, जिसे उसने माइक्रोस्कोप से दिखाया था। उसने महसूस किया कि वहां जितने भी विनर्स थे उन सब ने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन लोगों ने एब्राइट की तरह केवल फ्रॉग के टिश्यू को स्लाइड पर रखकर उसे शो नहीं किया था। रिचर्ड एब्राइट को पहले से ही कंपटीशन की भावना मोटिवेट करती थी और अब यह फीलिंग उसके अंदर पूरी तरह से दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, मैं जानता था कि नेक्स्ट ईयर के मेले यानी फेयर के लिए मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट शो करना पड़ेगा। वह सब्जेक्ट जिसके बारे में एब्राइट सबसे ज्यादा जानता था वह था इंसेक्ट्स का काम, जो कि वह लगातार पिछले कई सालों से करता आ रहा था। उसने अपने काम के बारे में नए नए आइडियाज लेने के लिए डॉक्टर अर्कट के पास लिखा और डॉक्टर अर्कट ने उन्हें एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ढेर सारे आइडियाज भेजे। उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एब्राइट हाई स्कूल के समय काफी बिजी रहा और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से एब्राइट ने कई सारे नए नए प्रोजेक्ट्स तैयार किए और उसे काउंटी साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में कई सारे प्राइजेस मिलना शुरू हो गए।
अपने 8th स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने उस वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की जो कुछ सालों बाद लगभग सभी मोनाक कैटरपिलर को मार देती थी। एब्राइट सोचता था कि ये बीमारी शायद एक इंसेक्ट द्वारा ले जाई जाती है। उसने कीड़ों की प्रेजेंस में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे उस एक्सपेरिमेंट के कोई रियल रिजल्ट तो नहीं मिले, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने कम से कम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो की थी, और इस बार मैं जीता। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर में उसके प्रोजेक्ट में इस थियरी का टेस्ट करना शामिल था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनाक बटरफ्लाइज की नकल करती हैं। थियरी यह थी कि वाइसरॉय तितलियां मोनाक जैसी दिखने लगती हैं क्योंकि मोनाक बटरफ्लाइज बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती और इस तरह वाइसरॉय बटरफ्लाई पक्षियों से अपनी रक्षा कर लेती हैं। और वहीं दूसरी ओर वाइसरॉय बटरफ्लाई बर्ड्स को स्वादिष्ट लगती हैं, इसलिए जितनी ज्यादा वे मोनाक जैसी दिखेंगी उतनी ही वे बर्ड्स का खाना कम बनेंगी। अब एब्राइट को इस प्रोजेक्ट में ये देखना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनाक बटरफ्लाइज को खाएंगे। उसने पाया कि एक पक्षी जिसका नाम मैना है वह साधारण पक्षियों यानी बर्ड्स वाला खाना नहीं खाती थी। वह जितनी भी मोनाक तितलियां मिलती थी वह उन सबको खाती थी। एब्राइट ने कहा कि बाद में दूसरे लोगों के द्वारा की गई रिसर्च दिखाती है कि वाइसरॉय बटरफ्लाई शायद मोनाक बटरफ्लाई की नकल करती है। इस प्रोजेक्ट ने ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट और काउंटी साइंस फेयर में 3rd प्लेस प्राप्त किया। अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च शुरू की जो उसको एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की डिस्कवरी की तरफ ले गई। इनडायरेक्टली यह उसे उसके लाइफ ऑफ सेल की थियरी की तरफ भी ले गया, यानी कि अपनी इसी खोज की वजह से उसे लाइफ ऑफ सेल्स की थियरी के बारे में भी मालूम पड़ गया। वह एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर देने की कोशिश उसने की थी। क्वेश्चन यह था कि एक मोनाक प्यूपा पर 12 छोटे गोल्डन स्पॉट्स होने का क्या रीजन है। हर कोई मानता था कि ये स्पॉट्स केवल सजावट यानी डेकोरेशन के लिए थे, लेकिन डॉक्टर अर्केट इस पर विश्वास नहीं करते थे। आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और दूसरे इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट्स को सबसे पहले एक मशीन बनानी पड़ी जिसने दिखाया कि स्पॉट्स एक हार्मोन बना रहे थे जो बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट के लिए काउंटी फेयर में 1st प्लेस और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए एंट्री जीती। वहां उसने ज़ूलॉजी में 3rd प्लेस जीता। उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी यानी कीड़ों की स्टडी की साइंस की प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का मौका भी मिला। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड ब्राइट ने मोनाक प्यूपा पर अपने एडवांस्ड प्रयोग जारी रखे। उस वर्ष उसके प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर में 1st प्लेस जीता और उसको गर्मियों के दौरान आर्मी लैब में काम करने का एक और मौका दिया। अपने सीनियर ईयर्स के दौरान वह एक कदम और आगे निकल गया। उसने मोनाक के पंख में से ली गई सेल्स को ग्रो किया और दिखाया कि सेल्स डिवाइड होती थी और नॉर्मल बटरफ्लाई के पंखों के स्केल्स में डेवलप होती थी अगर उनको गोल्डन स्पॉट से प्राप्त किया गया हार्मोन दे दिया जाता था। उस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में ज़ूलॉजी में 1st प्लेस जीता। ग्रेजुएशन के बाद उसने गर्मी की छुट्टियां आर्मी लैबोरेटरी और यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब में आगे काम करते हुए गुजारी। अगली गर्मियों में उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद एब्राइट वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैबोरेटरी में गया और गोल्डन स्पॉट्स के हार्मोन पर काम किया। प्रयोगशाला के अत्याधुनिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए वह हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने में कामयाब हो गया। 1.5 साल के बाद अपने जूनियर ईयर के दौरान एब्राइट को अपने सेल लाइफ थियरी का आइडिया मिला। यह आइडिया उसे तब आया जब वह एक हार्मोन के एक्स-रे फोटो देख रहा था। जब उसने वो फोटो देखे तो एब्राइट खुशी से पागल होकर चिल्लाया नहीं, लेकिन वह विश्वास करता था कि उसकी हार्मोन्स ऑफ इंसेक्ट्स की खोजों के साथ साथ उन फोटोज ने उसको जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब दे दिया था। और वह पहेली ये थी कि सेल्स इसके डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ लेती है। डीएनए एक सेल की न्यूक्लियस में एक पदार्थ होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ये सेल के साइज और इसके वर्किंग सिस्टम को डिसाइड करता है। इस तरह डीएनए लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर वॉन्ग ने पूरी रात काम किया, फोटो खींचते हुए और परमाणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाते हुए, ये दिखाने के लिए कि ये कैसे हो सकता था। बाद में उन्होंने वह पेपर लिखा जो उनकी थियरी को एक्सप्लेन करता था। उसको जानने वालों को हैरान न करते हुए एब्राइट ने अपनी 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में सबसे बड़े सम्मान प्राप्त करते हुए 2nd पोजीशन पर आकर हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की। एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बना।
वहां उसने अपने थियरी का टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अगर यह थियरी सही साबित हो जाती है तो ये लाइफ प्रोसेस को समझने में एक बड़ा कदम होगा। ये कुछ प्रकार के कैंसर को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सब एब्राइट की वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी के कारण पॉसिबल हो सका है। मोनार्क प्यूपा के स्पॉट्स को जानने के पर्पस से हाई स्कूल की उसकी रिसर्च एंड में उसको उसके सेल्स थियरी की तरफ ले गई। रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में तब से ही रुचि रखता था जब से उसने तितलियों का कलेक्शन करना शुरू किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह दूसरी एक्टिविटीज को बड़े ही आराम से कर लेता था। एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर और एक अच्छा नाविक और एक ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन भी बना। वह एक स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर भी है, स्पेशली प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का फोटोग्राफर। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा साधा स्टूडेंट था, लेकिन वह ए ग्रेड का स्टूडेंट था, यानी कि वह बहुत ही इंटेलिजेंट था। क्योंकि सीखना आसान था, इसलिए उसने अपनी पूरी एनर्जी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में लगा दी। उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया था, जिसका नाम था रिचर्ड ए वायरर। वह उसका सोशल स्टडीज का टीचर और दोनों क्लबों का एडवाइजर भी था। मिस्टर वायरर उस समय उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने उसके दिमाग को नए आइडियाज के लिए खोला। मिस्टर वायरर ने रिचर्ड के बारे में कहा, ये वो आदमी था जो 3 या 4 घंटे रात के दौरान अपनी तितलियों की रिसर्च और दूसरे कामों के साथ डिबेट रिसर्च पर भी खर्च करता था। रिचर्ड कम्पेटिटिव पर्सन था। रिचर्ड केवल जीत के लिए जीतने में या केवल इनाम के लिए जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था। वह जीत रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी एबिलिटी से काम करता था। सही कारणों से ही वह सबसे बेस्ट बनना चाहता है, और यही एक वैज्ञानिक को तैयार करने का एक मेन पॉइंट है। सही दिमाग से सोचना शुरू करो, क्यूरियोसिटी पैदा करो, अपने मन में सब कुछ जानने की इच्छा रखो और सही कारणों से जीतने की इच्छा इसमें शामिल करो। एब्राइट में ये 3 गुण हैं, जिसकी वजह से वह आगे चलकर इतना महान वैज्ञानिक बन गया। उस समय से लेकर जब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक बुक ने उसके लिए विज्ञान का दरवाजा खोला था, रिचर्ड एब्राइट ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा यानी विज्ञान में अपने इंटरेस्ट को नहीं खोया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।